वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेट परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परियार और आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं ईएमएफटी। और ईएमएफटी में हमारी कौन सी यूनिट चल रही है? यूनिट नंबर 5 जो है वेव्स एंड एप्लीकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था? नॉर्मल इंसिडेंस देखा था और नॉर्मल इंसिडेंस में हमने ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यूज को निकाला था। आज हम क्या करेंगे? कौन सा इंसिडेंस देखेंगे? ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस में हमने क्या चीज बताई थी कि अगर हमारी वेव क्या करती है, किसी एक परमानेंट डायरेक्शन में ना जाके, कि जब हमने जैसे कहा था जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, जेड डायरेक्शन हम नहीं दे रहे हैं, अब क्या कहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में अगर हमारी वेव क्या कर रही है? इंसिडेंस कर रही है, या अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है तो वो नॉर्मल ना जाकर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ना जाकर वो क्या करती है? किसी एंगल पे इंसिडेंट अगर करती है तो वो हमारा क्या होता है? ऑब्लिक इंसिडेंस होता है। ऑब्लिक इंसिडेंस। तो ये हमारी टर्म है ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस में हम कैसे शो कर सकते हैं? इसमें भी हमें कोई ना कोई प्लेन तो लेना ही पड़ेगा। बाउंड्री अगर दिखानी है कि हाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए कोई प्लेन तो लेना पड़ेगा ही, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, जो भी हमें लेना है। लेकिन उसके बाद क्या कर देंगे? हम अपनी वेव उस प्लेन से परपेंडिकुलरली ना शो करके, नॉर्मल ना शो करके क्या करेंगे? किसी एंगल पे शो करेंगे। तो यहां भी अगर हमने क्या बनाया है? एक्स जेड, ये हमने एक्स वाई जेड तीन क्या ले ली यहाँ पर? डायरेक्शन वाई एक्स जेड। और कौन सी डायरेक्शन में? अभी भी हमने प्लेन अगर कौन सा ले लिया? एक्स जेड वाला प्लेन अगर हमने अभी भी यहाँ पर क्या कर रखा है? एज्यूम कर रखा है। तो एक्स जेड वाला प्लेन हम क्या कर सकते हैं? इस डायरेक्शन में कहीं पर भी कोई भी एक एक्स जेड प्लेन यहाँ ले सकते हैं। इस तरीके से ऐसे क्या ले लेंगे? यहाँ एक एक्स जेड प्लेन ले लेंगे। अगर ये एक एक्स जेड प्लेन हमने यहाँ पर ले लिया, चाहे सारा इधर ले लें चाहे इस साइड ले लें, इस प्लेन को क्या कर लें? अगर थोड़ा सा हमने इस तरीके से भी क्या कर दिया अगर शो, एक्स जेड प्लेन ले लेंगे और y की वैल्यू इस प्लेन पर क्या रहेगी? 0 ही रहती है। ये एक्स जेड प्लेन एक ले लिया और इस एक्स जेड प्लेन पे हम क्या कह सकते हैं? y की वैल्यू क्या है? 0 है। और बाउंड्री पर, इस बाउंड्री पर z बराबर भी क्या होगा? 0 होगा। इस पर अब हमारी वेव क्या कर रही है? अगर हमारी वेव अब इस पर आ रही है जो एक्स जेड प्लेन पर है, ये वेव अब कैसे नहीं आएगी? सीधे ना आकर अब ये यहाँ पर किसी एंगल से जाती है। इस प्लेन पर अगर ये आ रही है जेड पे या एक्स जेड प्लेन पर, अब ये सीधे ना आकर यहाँ क्या करेगी? किसी एंगल से इंसिडेंट होगी। ये हमने वेव दिखाई। अब हम क्या करते हैं? पहले तो एक नॉर्मल डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारी बाउंड्री है और एक हमने ये नॉर्मल बना ली। नॉर्मल मतलब 0 पे। वेव को अब इसी से ही आता हुआ दिखाएंगे कि अगर इससे वेव आ रही है और कैसे कैसे एंगल्स यहाँ बना रही है। तो वेव जब हमारी बाउंड्री पे टच करती है इस तरीके से, तो ये हमने क्या करी? इंसिडेंट वेव बनाई। अब ये जो वेव देखो इस बाउंड्री पर आई, ये हमारी एक सरफेस है, इस सरफेस पे हमने एक नॉर्मल लाइन खींच ली और ये बाउंड्री पर जब यहाँ पर टकराई वेव, तो ये क्या हुआ? अब नॉर्मल नहीं गई। पहले हमारी वेव क्या कर रही थी? ऐसे सीधे जा रही थी। हमारी एक्स जेड प्लेन से पहले वेव क्या थी? सीधे थी। लेकिन अब ये क्या है? किसी एंगल पे इंसिडेंट कर रही है। एंगल पे जब ये इंसिडेंट करती है तो ऐसे ही किसी ना किसी एंगल से क्या कर चली जाती है? बाउंड्री से आगे चली जाती है। सेम किसकी तरह है? जो ईएम वेव है हमारी लाइट की तरह ही है। किसी एंगल पे अगर किसी बाउंड्री पर टच कर रही है तो किसी एंगल से ये बाउंड्री से दूसरी तरफ भी क्या हो जाती है? निकल जाती है। और कुछ एंगल से हमारी ये क्या भी आ जाती है? वापस भी आ जाती है। कुछ एंगल से हमारी क्या भी हो जाती है? वापस भी आ जाती है। जिस एंगल से ये क्या गई? सरफेस पे टकराई, ये वाला एंगल हमारा कौन सा है? इंसिडेंस एंगल। इसे हमने किससे शो कर दिया? थीटा आई से। और कुछ वेव हमारी कहाँ चली गई? बाउंड्री से बाहर की तरफ चली गई। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना, तो जहां बाउंड्री पे टकराई वो हमारा इंसिडेंस एंगल,
और बाहर जो निकल गई वो हमारा ट्रांसमिशन एंगल। और जिस वेव से हमारी कुछ वेव क्या हो गई, किसी एंगल से वापस बाउंड्री से टकराकर पीछे की तरफ आ गई, वो हमारा कौन सा एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इस तरीके से ये तो हो गई इंसिडेंस वेव। यहाँ अब हमारे दिख गई इंसिडेंस वेव, और ये जो वापस गई है ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड वेव। ये हमारी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड वेव। और जो आगे की तरफ निकल गई ये हमारी कौन सी है, ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। तो तीन तरीके से हमारी क्या हो गई यहाँ पर वेव इस तरीके से चली गई। तो पहले और यहाँ से देखो हमें डिफरेंस पता लग रहा है कि पहले हमारी वेव क्या कर रही थी, सीधी आ रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट वापस जा रही थी, और स्ट्रेट ही बाउंड्री से क्या कर जा रही थी, पार कर जा रही थी। तो वहां तो नॉर्मल एक बाउंड्री कंडीशन लगा के हमें वैल्यू मिल गई थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ जैसे साउंड वेव चलती है, यहाँ हमारी जो लाइट की वेव होती है उसी की तरह यहाँ वर्क कर रही है कि किसी बाउंड्री पे ये क्या कर रही है, किसी एंगल पे इंसिडेंट कर रही है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब साउंड होती है वो भी इसी तरीके से जाती है, किसी एंगल पे इंसिडेंट करती है, तो किसी एंगल से हमारी बाहर निकल जाती है, और किसी एंगल से क्या आ जाती है, वापस चली भी जाती है। यहाँ पर हम कौन सा रूल भी लगा सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हम, क्योंकि ये बिल्कुल साउंड की वेव की तरह ही होती है, और इसकी जो स्पीड निकालते हैं, स्पीड का अगर हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे तो स्पीड का भी जब फॉर्मूला यहाँ पर लेते हैं तो वो किसके बराबर निकलती है, साउंड के बराबर ये स्पीड निकलती है। इसलिए यहाँ पर हम इसे क्या कह देते हैं कि यहाँ हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, जो स्नेल लॉ होता है, स्नेल लॉ यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ऐसी जो एंगल है कि थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आर, वो भी यहाँ लगा सकते हैं, और ईटा 1 n1 थीटा साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2 वाला रूल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑब्लिक इंसिडेंस में एक चीज और होती है, जब भी हम ऑब्लिक इंसिडेंस यहाँ पढ़ रहे हैं तो पूरा ऑब्लिक इंसिडेंस जितना पढ़ेंगे वहां पर हमें जो मीडियम लेना पड़ेगा वो कैसा लेना पड़ेगा, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक लेना पड़ेगा। यहाँ पर जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ये जा रही है तो हमें कैसा मीडियम लेना है, लॉसलेस मीडियम लेना है। बस ये चीज याद रखनी है, वैसे तो डेरिवेशन बाद में है लेकिन फिर भी यहाँ पर बता दी कि हमें यहाँ पर कैसा मीडियम लेना है, लॉसलेस मीडियम लेके चलेंगे जितना भी हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्लिक इंसिडेंस पढ़ेंगे। क्योंकि अगर लॉसलेस मीडियम नहीं मानेंगे तो हमारी जो डेरिवेशंस है वो क्या बन जाएंगी, बहुत हार्ड बन जाएंगी। तो डेरिवेशन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम मीडियम कैसा लेके चलते हैं, लॉसलेस। और लॉसलेस मीडियम जब हम सॉल्व करते हैं विदाउट कॉम्प्लेक्स वाला तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 और अल्फा इज इक्वल्स टू कितना निकलता है, 0 निकलता है। और इसी कंडीशन में जब हम बीटा की यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं वो एक्जैक्टली कितनी निकलती है, हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल ही निकलती है। तो ये चीज भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान के चलेंगे। अब ऑब्लिक इंसिडेंस क्योंकि यहाँ पर हुआ है तो ऑब्लिक इंसिडेंस में हम कौन सी वैल्यूज अपनी सेम नहीं लिख सकते, जो हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की निकाली थी। क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज फाइंड आउट करी है शुरू से ही जितनी करते हुए आ रही हैं, वो सब उस कंडीशन में करी है हमने जब हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो, जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो। जो हमने e की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड वैल्यू निकालते हैं ए एक्स कैप, तो प्रॉपर हमें डायरेक्शन पता रहती है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है, जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट है। तो यहाँ तो जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट है ही नहीं, यहाँ सिर्फ हमने एग्जैक्ट प्लेन लिया है, लेकिन वो किसी एंगल पे आ रही है और किसी एंगल से क्या जा रही है, बाहर जा रही है। तो जेड से, एक्स से, वाई से, सबसे ये क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करनी पड़ती है, यहाँ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है अपने वेक्टर की, इस ऑब्लिक इंसिडेंट की हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक प्लेन लेते हैं, यहाँ पर फिर से हम क्या बनाते हैं, एक प्लेन यहाँ पर बनाते हैं, और उसमें सबसे पहले एंगल की वैल्यूज लिखते हैं कि यहाँ एंगल की वैल्यूज हमारी कितनी कितनी निकलती हैं। तो सेम जैसे हम डिस्टेंस वेक्टर वहां पर निकालते थे, डिस्टेंस वेक्टर पहले भी हमने निकाला है, और डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यू निकालते थे तभी हमें पता लगता था ये जेड डायरेक्शन में आ रही है। या जो डिस्टेंस वेक्टर अगर ई का लेते थे, किसी का भी लेते थे, तो डायरेक्ट क्या लिख लेते थे, ई एक्स ए एक्स कैप, ई वाई ए वाई कैप, ई जेड ए जेड कैप। इस तरीके से हम किसके वेक्टर की वैल्यू लिख देते थे, ई की। ऐसे ही अगर एच का डिस्टेंस वेक्टर लिखना है तो हम कितना लिख देते थे, एच एक्स ए एक्स कैप, एच वाई ए वाई कैप, एच जेड ए जेड कैप, इस तरीके से लिखते थे। लेकिन यहाँ के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एंगल के साथ ये वैल्यूज यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट या हमारी जो एंगल है एक्स वाई जेड, इनमें से हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में ये क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है। तो अभी तो बस इसे यहाँ एक्स मान लो, ये वाई मान लेते हैं, ये जेड मान लेते हैं। ये एंगल को दिखाने के लिए हमने ये प्लेन माना है।
और इसमें हम मान लेते हैं जो हमारी वेव इंसिडेंस हो रही है, जो हमारी वेव क्या हो रही है, इंसिडेंस हो रही है, वो ये एंगल है। ये हमने वेव का क्या बना दिया, इंसिडेंस बना दिया। तो अगर हम इसे देखें तो देखो ये एक्स से जो एंगल बना रही है ये रहा, इसे हमने क्या बोल दिया, थीटा एक्स। ये जो इंसिडेंस वेक्टर है इसे हम कितना लिख देते हैं, एन कैप लिख देते हैं। तो ये जो एक्स से एंगल बना रही है इसे हमने क्या कह दिया, थीटा एक्स। वाई से जो एंगल बना रही है इसे क्या कह दिया, थीटा वाई। जेड से जो एंगल बनाती है उसे क्या बोल दिया, थीटा जेड। तो ये तो एंगल हो गए कि ये हमारी ये जो इंसिडेंट करी, हमें नहीं पता ये इंसिडेंट कहाँ पे करी है, तो हमने बस इंसिडेंस वाली पोजीशन ली और इंसिडेंस वाली पोजीशन को देखने के बाद हमने क्या बना दिया, उसके सीधे सीधे एंगल ड्रॉ कर दिए। एक्स से एक एंगल ड्रॉ कर दिया, वाई से एंगल ड्रॉ कर दिया और जेड से एक एंगल को क्या कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो इसके बाद जब हम यहाँ वैल्यू लिखते हैं, एन कैप वाले वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं, तो एन कैप वाले वेक्टर की वैल्यू निकल के आती है cos थीटा एक्स ए एक्स कैप प्लस cos थीटा वाई ए वाई कैप प्लस cos थीटा जेड ए जेड कैप। ये कोसाइन रूल लगा के हुआ, कोसाइन रूल लगाया जब हमने यहाँ पर, और कोसाइन रूल लगाकर हमें क्या वैल्यू मिलती है, एन कैप वेक्टर की यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो जो एन कैप वेक्टर की हमें वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, cos थीटा एक्स ए एक्स कैप cos थीटा वाई ए वाई कैप। जो जो जिसके एंगल थे जिसके साथ उस डायरेक्शन में, उन एंगल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। तो इस तरीके से हमें कौन से वेक्टर की वैल्यू मिली, यहाँ पर एन कैप वाले वेक्टर की वैल्यू मिली। अब जो हम पीछे फॉर्मूला लिखते थे वो फॉर्मूला कितना लिखते थे, उस फॉर्मूले में हम लिखते ए की पावर माइनस अल्फा 1 जेड। तो अल्फा 1 को तो वैसे ही रखो, लेकिन एक जेड टर्म आती थी। जेड किस लिए लिखी जाती थी, जेड लिखी जाती थी प्रोपोगेशन के लिए, लेकिन यहाँ जेड डायरेक्शन में तो प्रोपोगेशन है ही नहीं, यहाँ किसी इंसिडेंट वाली डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है। तो इसका मतलब अब हमारी कौन सी टर्म यहाँ पर नहीं आएगी, जेड टर्म यहाँ पर नहीं आएगी। ऐसे ही हमारा जो आगे पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखते हैं उसे क्या लिखते थे, कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो ओमेगा टी आएगा ही, फ्रीक्वेंसी है, बीटा भी आएगा ही, हमारा फेस कांस्टेंट है, लेकिन फिर से जेड टर्म आ गई। तो यहाँ पर हम जेड नहीं लिखते, बल्कि जेड की जगह जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हुआ है वो प्रोपोगेशन वाली क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन को लिखा जाता है। तो जो प्रोपोगेशन वाली डायरेक्शन अब यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे कि कॉस के साथ हमें कौन सी डायरेक्शन लिखनी है, तो उसके लिए भी हम प्रोपोगेशन के लिए डिस्टेंस वेक्टर की क्या निकालते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ जो ई है या एच है वो हमारा किसका फंक्शन है, वहां जेड का था, लेकिन यहाँ किसी ना किसी एक टर्म का फंक्शन होगा कि हाँ इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी हमें यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उस वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ आर, आर एक पोजीशन वेक्टर हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो आर पोजीशन वेक्टर मान के हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पोजीशन वेक्टर क्या मानना पड़ेगा, आर मानना पड़ेगा। किसी भी जगह पर, यहाँ मानो, यहाँ कहीं पर भी पी पॉइंट मान लो, पी पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं और इस पॉइंट पी पॉइंट से इसकी क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर पी पॉइंट पे हमारी जो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, वो क्या होती है, एक्स से एक्स ए एक्स कैप, वाई ए वाई कैप, जेड ए वाई जेड ए जेड कैप। इस तरीके से पी वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। अगर पी पॉइंट ये यहाँ है हमारा किससे, ओरिजिन से, तो पी पॉइंट के डिस्टेंस वेक्टर की अगर हम खाली वैल्यू निकालें ओपी की, तो ओपी की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, एक्स ए एक्स कैप, वाई ए वाई कैप, जेड ए जेड कैप। ये हमारी क्या निकलती है, पोजीशन वेक्टर की इस वाले की वैल्यू निकलती है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, आर वेक्टर यहाँ पर कह देते हैं कि हमारा ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। जो हमने एन वाली डायरेक्शन ली थी वहीं पे हमने प्रोपोगेशन भी इसकी क्या कर दी, दिखा दी। तो हम अगर आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर को ले तो ये कितना आएगा, एक्स ए एक्स कैप, वाई ए वाई कैप, जेड ए जेड कैप। इस तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ये हम किस लिए कर रहे हैं, डायरेक्शन बताने के लिए, कि जैसे हमने पीछे सॉल्यूशन करे थे तो उस सॉल्यूशन करने में हम क्या देखते हैं कि अगर हम एच फील्ड और ई फील्ड का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें किसकी डायरेक्शन मिल जाती है, हमें ए जेड वाली टर्म मिलती है, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ अगर एक एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, एक वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो तीसरा वाला हमारा किस में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा।
तो वो हमारा रूल अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये चीज वहां पर भी क्या कर देती है, फुलफिल कर देती है। यही वाली कंडीशन हमारी कहाँ करती है, उसे भी वहां पर क्या कर देती है, फुलफिल कर देती है। ठीक है, तो ये टर्म हमें क्या करनी है, हम लेके चलनी है, ये वाली टर्म हमें वहां पे क्या करनी है, लेके चलनी है। और अब जो फॉर्मूला हम लिखते हैं कॉस का, कॉस का जो हम वहां पर फॉर्मूला लिखते हैं ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, तो वहां अब हम क्या कर देंगे, उसे इस वाली टर्म से जेड को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देते हैं। जेड को अब हमें क्या करना है, इस वाली टर्म से रिप्लेस करनी है। बस इतनी चीज याद रखनी है कि अब जेड नहीं लिखा जाएगा, जेड की जगह हमारी क्या लिखी जाएगी, ये वाली टर्म लिखी जाती है, जो ये यहाँ से क्या निकल के आ रही है, टर्म निकल के आ रही है। तो अगर हम एन कैप आर वेक्टर लेते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा एक्स प्लस वाई कॉस थीटा वाई प्लस जेड कॉस थीटा जेड। ये हमारी क्या आ जाती है, एन कैप और आर वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर की हमारी क्या निकल के आ जाती है, वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये टर्म इतनी हमारी यहाँ पर आ गई। हमारा जो नॉर्मल इंसिडेंस वाला, नॉर्मल इंसिडेंस का अगर हम फॉर्मूला देख रहे थे, या नॉर्मल का ना इंसिडेंस देखा था ना हमने क्या देखा था, ऑब्लिक वाला देखा था। सिंपल हमारा स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, स्पेस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स कैप। ये वाला हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर अब हम क्या चीज लिख सकते हैं, ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा, अभी यहाँ इस वाले टर्म में यहाँ ऐसे लिख देते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस। अब ये जो बीटा जेड वाली टर्म है, बीटा जेड वाली ये जो हमारी टर्म आ जाती है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, एन कैप आर से यहाँ पर रिप्लेस हो जाती है। क्योंकि अब हम कौन सी डायरेक्शन में लिख रहे हैं, यहाँ हमारा जो प्रोपोगेशन है वो कौन सी वाली डायरेक्शन में है, एन कैप वाली डायरेक्शन में होता है। हमारा प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है, एन कैप वाली डायरेक्शन में होता है। तो इसे अब हम कौन सी डायरेक्शन में लिख लेते हैं, एन कैप वाली डायरेक्शन में लिख लेते हैं। चाहे तो इस टर्म को यहाँ ओमेगा बीटा जेड वाले से रिप्लेस करो, या हम जो फॉर्मूला किसका पढ़ते हैं, ई की पावर माइनस गामा जेड का पढ़ते हैं। तो जहां गामा जेड लिखा होता है या फिर टर्म लिखी होती है कौन सी, इस फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट ई की पावर जे बीटा जेड, ऐसे भी तो ये लिख के आता है। और इस ई नॉट को हम ई नॉट वेक्टर भी कर सकते हैं। अगर ई की पावर माइनस अल्फा जेड और ए एक्स कैप को मैं हटा दूं, ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड ए एक्स कैप को मैं क्या भी लिख सकती हूँ, ई नॉट वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेक्टर टर्म आ गई। और इसे कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड को क्या भी लिख सकते हैं, ई की पावर जे बीटा जेड करके भी यहाँ पर ये टर्म लिख सकते हैं। तो ये टर्म हमने क्या कर दी, इस तरीके से इस वाले को लिख दिया। तो ई एस को लिखने का हमारा क्या है, ये एक और मेथड है कि ई एस हमारा इस तरीके से भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो ई एस को कि ई एस हमारा कितने तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ई एस ई नॉट ई की पावर माइनस जे बीटा जेड। और यहाँ पर ये जो जेड वाली टर्म है इसको हमने कहा है, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ हम ई की पावर माइनस अल्फा जेड ए एक्स गैप नहीं लगा रहे हैं, इसलिए ई नॉट के ऊपर क्या लगा कर शो कर रहे हैं, वेक्टर लगाकर इसे शो कर रहे हैं, जे बीटा जेड, जेड जेड की जगह एन कैप आर वेक्टर, और ये ई नॉट ई की पावर माइनस जे बीटा एन कैप को क्या लिख लेते हैं, के कैप आर वेक्टर। इस तरीके से भी ये फॉर्मूला क्या करा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है, किसमें, ऑब्लिक इंसिडेंस की टर्म में। जब ऑब्लिक इंसिडेंस की बात आती है तो हमारा फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है, ये वाले तरीके से भी लिखा जाता है। अभी कंप्लीट फॉर्मूला नहीं लिखा है, मतलब कोई सी पोलराइजेशन नहीं बताई है, सिर्फ क्या बता रहे हैं कि हमारा जो ऑब्लिक इंसिडेंस होगा तो ऑब्लिक इंसिडेंस की टर्म में जो ई की वैल्यू होती है वो हम किस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, के आर।
अभी आर की जो प्रॉपर वैल्यू है, ये तो मैंने सिंपल अभी आर की वैल्यू इस तरीके से लिख दी, एक्स ए एक्स कैप, वाई ए वाई कैप, जेड ए जेड कैप। इनकी भी यहाँ पर क्या लिखनी पड़ेगी, वैल्यूज प्रॉपर लिखनी पड़ती है, ये वाली जैसे एन ए आर कैप यहाँ पर निकल के आई तो एक्स कॉस थीटा, या मैं बीटा के साथ इसकी वैल्यू लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अभी नॉर्मल बता दिया कि हम एक ई को के और इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा अगर चाहे तो इस वाले में भी लिख सकता है। देखो अभी दिखा देते हैं कैसे लिख सकते हैं। ई नॉट यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ लिख दिया, यहाँ भी मैं ई की पावर माइनस अल्फा और इसके साथ यहाँ पर क्या लगा देती हूँ, वेक्टर साइन लगा देती हूँ, कॉस ओमेगा टी माइनस बी जेड है, ऐसे लिख लिया, कॉस ओमेगा टी यहाँ पर लिख लिया। अब मैं किसकी वैल्यू यहाँ लिख लेती हूँ, मैं के की वैल्यू यहाँ पर लिख देती हूँ, कॉस ओमेगा टी माइनस, अगर मैं के की वैल्यू लिखूं जो मैंने यहाँ के माना है, यही तो मैंने के माना है, यहाँ पर मैं किसको के मान रही हूँ, बीटा वाले के साथ क्या मान ले रही हूँ, के मान ले रही हूँ। तो अगर मैं बीटा के साथ के मान रही हूँ और आर वेक्टर ऐसे ही लिख रही हूँ, या तो पूरे को के मान लो या तो मैं क्या करूँ, पूरे को के मान लूँ, तो के की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, तीनों डायरेक्शन में आ जाएगी। जो बीटा है वो मेरा किस में आएगा, तीनों डायरेक्शन में आएगा ना, तो कितना आ जाएगी यहाँ वैल्यू, ओमेगा टी माइनस के बीटा इंटू जेड की जगह कितना है, एन कैप आर कैप, और बीटा और एन को मैंने कितना माना है, के माना है, खाली आर रह गया। आर मेरी क्या है, तीनों डायरेक्शन ही तो है, एक्स ए एक्स, वाई ए वाई, जेड ए जेड। ठीक है ना, ए एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो के वन एक्स के, अब कोई कहेगा ये के वन एक्स क्यों लिखा है यहाँ पर के वन एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि देखो के की तीन वैल्यू आ रही है, बीटा कॉस थीटा, बीटा कॉस थीटा वाई, बीटा कॉस थीटा जेड, तीन डायरेक्शन में मेरा क्या निकल रहा है, के यहाँ पर निकल रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बस के को तीनों में लिख रही हूँ, अभी आई नहीं लिख रही मैं, आई क्यों नहीं लिख रही, अभी इंसिडेंस के लिए आई लिखूंगी, के एक्स प्लस होता है लेकिन ये माइनस का साइन है, के वाई माइनस के जेड, और जो इनके साथ ए एक्स ए एक्स ए एक्स थे, ए एक्स ए एक्स ए एक्स मेरे किसके साथ चले गए, ये के वाले का ए एक्स और आर वाले का ए एक्स आपस में क्या हो गए, डॉट हो गए। तो ये वैल्यू मेरी निकल के आ गई, या तो मैं इससे लिखूंगी अब इस वाले से, या इससे, जिसकी जो मर्जी हो उससे क्या कर सकता है, ई की वैल्यू लिख सकता है। अब मेरे ई की वैल्यू लिखनी आ गई, इंसिडेंस की वैल्यू लिखनी आ गई, किसमें, अगर हमारा ऑब्लिक मीडियम है तो कोई रटेगा नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखेगा, पता होना चाहिए हमने के क्यों टर्म किसे मानी है। ठीक है, ये चीज सबको पता होनी चाहिए, के टर्म हमने किसे मान रखे, के हमारा क्या है, बीटा इंटू एन कैप है। एन कैप क्या है, जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंस कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंस कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, के की वैल्यू है। अब मैं ये तीनों वैल्यू किसके लिए लिख सकती हूँ, यहाँ पर मैं ये वैल्यू किसके लिए लिख सकती हूँ, जो मेरी तीन चीजें यहाँ डन हुई हैं, इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, इन तीनों के लिए बस यहाँ पर क्या करो, आई आर और एस को क्या कर दो, लिख दो, ई नॉट की जगह अब क्या लिखूंगी, ई आई नॉट कॉस ओमेगा, हर मीडियम का कैसा है, एक सा है। तो ये चीज बार बार मैं नहीं लिख रही, पर फिर से लिखनी पड़ेगी कि पहले वाले मीडियम और दूसरे वाले मीडियम का ओमेगा सेम है। ये के लेकिन इंसिडेंस वाले का अलग होगा, क्यों, क्योंकि बीटा इंसिडेंस का बीटा 1 है और रिफ्लेक्शन का भी बीटा 1 है, लेकिन ट्रांसमिशन का बी क्या है, बीटा 2 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सेम जो एंगल होगा थीटा आई इंसिडेंस का अलग होगा, रिफ्लेक्शन का अलग होगा और ट्रांसमिशन का अलग होगा, इसलिए मेरा यहाँ पर के आई बनेगा माइनस के आई वाई के आई डॉट एक्स माइनस
के आई डॉट वाई माइनस के आई डॉट जेड ई आर नॉट। इसे जल्दी जल्दी अब नोट कर लो आप अपने आप ही। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है क्योंकि कौन सी वेव है, ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होती है। अरे यार, ठीक है। तो ये हमने तीनों मीडियम की, ये हमने क्या करी, मीडियम 1 और मीडियम 2 की इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की क्या लिख ली, इक्वेशन यहाँ पर लिख ली। तो तीनों इक्वेशन को 1 2 3 हम यहाँ क्या भी कर सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ नाम दे दिए। अब यहाँ पे सब लिख लेंगे, मीडियम 1 मीडियम 2। ठीक है, एक मीडियम 1 हो गया इधर वाला, मीडियम 1, और ये मीडियम क्या हो गया, 2 हो गया। मीडियम 1 का अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1 और ईटा 1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम। वेलोसिटी देखते हैं, v1 लिख लो अभी, बीटा चेंज है तो वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ अल्फा 2, बीटा 2, गामा 2, ईटा 2, फ्रीक्वेंसी सेम, वेलोसिटी अलग। ठीक है, और जो टर्म आएंगी अलग अलग लिखते हैं हम। लॉसलेस मीडियम है, लॉसलेस मीडियम है, सिग्मा 0 अल्फा 0। और कौन से प्लेन पे है, फिर से इंसिडेंस हमारा कौन सा है, प्लेन है हमारा एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन लिया है यहाँ हमने, एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0। एक्स जेड प्लेन पे y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 0। और पूरे क्योंकि एक्स जेड प्लेन लिया है तो y बराबर तो 0 ही रहेगा। और इस बाउंड्री पर, इस बाउंड्री पर z बराबर 0, और जगह तो y बराबर 0 होगा, लेकिन बाउंड्री पर हमारा क्या भी 0 होगा, एक्स जेड प्लेन जैसे पहले भी लिया था तो z बराबर मेरा कितना होगा, 0 यहाँ पर निकलेगा। ये चीज क्या रखनी है, याद रखनी है। एक्स जेड प्लेन में y बराबर 0 होगा, और एक्स वाई प्लेन की बाउंड्री पर z बराबर क्या होगा, 0। तो इसे यहाँ मत लिखो, इस यहाँ लिखूंगी तो कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या लिखना कि एक्स जेड प्लेन पे y बराबर 0 और एक्स वाई प्लेन पे मतलब बाउंड्री पे बाहर हमारा क्या होगा, z बराबर क्या होगा, 0 होगा, जैसे कि हम कहाँ भी पढ़ रहे थे, लास्ट में भी पढ़ रहे थे। और जो फैक्टर आएंगे, अच्छा म्यू r1 एप्सिलॉन r1 म्यू r2 एप्सिलॉन r2, और जो आते जाएंगे वो हम यहाँ क्या करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। ये टर्म हमने बना ली ES की। नेक्स्ट चीज हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे इंसिडेंस वेव की इक्वेशन, रिफ्लेक्शन वेव की ट्रांसमिशन। जब ये देख लेंगे उसके बाद हम ऑब्लिक में, दो इंसिडेंस होते हैं ऑब्लिक में भी, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल ऑब्लिक इंसिडेंस होता है, मतलब पैरेलल होता है, और एक परपेंडिकुलर होता है। तो दोनों की डेरिवेशन क्या है, अलग अलग है। पैरेलल की देखेंगे फिर परपेंडिकुलर की, लेकिन पहले हम क्या लिख लेते हैं, वेव की इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, वेव की इक्वेशन लिखते हैं बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए, यूजिंग, खाली लिख लेते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन तो सेम है कि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट टी के होंगे वो बराबर होंगे,
और चार्ज डेंसिटी 0 मानेंगे तो H1T बराबर भी HTT होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। और क्या चीज हमने कही थी कि अगर मेरा एक्सजेड प्लेन है तो एक्सजेड प्लेन में मेरा जो ऑब्लिक होगा इंसिडेंस, वो डिपेंड करेगा कि मेरा इंसिडेंस कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है या पैरेलल आ रहा है, उस हिसाब से मैं आगे की भी कंडीशन क्या होगी वहां पर लिखूंगी। लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट बराबर होता है, टेंजेंशियल वाली टर्म तो मुझे लिखनी है, अब निकालनी पड़े वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर मेरा तो किसी एंगल पे वेव आएगी तो मुझे टेंजेंशियल कंपोनेंट भी वहां पर क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए बाउंड्री कंडीशन लेकिन जैसी है वैसी की वैसी क्या होगी, यहाँ पर रहेगी। तो सबसे पहले हमें बस यहाँ पर क्या करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो अपने हैं उनकी यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी है। किसकी वैल्यू लिखनी है, टेंजेंशियल कंपोनेंट की यहाँ पर हमें वैल्यू लिखनी है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू लिखने के लिए हमें सबसे क्या करना पड़ेगा, इंसिडेंस देखना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा। ये वाला ही देखते हैं या अलग डायग्राम बनाते हैं, चलो एक अलग डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ये ना, तो सबसे पहले तो हम अपने आप मानेंगे कि एक्स जेड प्लेन हमने कौन सा मान रखा है, खाली इजीली समझने के लिए। तो देखो या तो इसे जेड लिख लो या इसे जेड लिख लो, हमारी मर्जी, हम किसी को भी क्या लिख लेते हैं, यहाँ जेड लिख सकते हैं क्योंकि एक्स जेड प्लेन में ले रहे हैं ना हम। तो वाई को थोड़ा अलग बना लो समझने के लिए, और ऐसा भी कर सकते हो कि वाई को बनाओ ही मत समझने के लिए, खाली कौन सा प्लेन बना लो, यहाँ एक्स जेड प्लेन बना लो। तो मैंने यहाँ कौन सा प्लेन बना लिया, एक्स जेड प्लेन बना लिया, क्योंकि एक्स जेड प्लेन पर y बराबर हमारा कितना है, यहाँ पर 0 है। ये चीज हम क्या कर चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं। तो y हमने क्या करा, यहाँ पर अगर बनाया ही नहीं है, इसे छुपा भी सकते हो क्योंकि y बराबर हमारा कितना है, 0 है। तो एक्स जेड प्लेन अगर हम ले रहे हैं तो मैं यहाँ ऐसे एक्स जेड प्लेन बना सकती हूँ। यहाँ मेरी वेव क्या कर रही है, किसी एंगल पे इंसिडेंट कर रही है। ये नॉर्मल मान ली मैंने एक लाइन, ये रही, ये एक्स जेड प्लेन पे इंसिडेंस करी और किसी एंगल से मेरी ये क्या चली गई, बाहर भी चली गई, और किसी एंगल से ये मेरी क्या भी हो गई, रिफ्लेक्ट भी हो गई। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने पहले भी बनाया था थीटा आई। ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये रहा एंगल ऑफ ट्रांसमिशन। ये चीज हमने क्या कर ली, यहाँ पर बना दी, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इंसिडेंट, ट्रांसमिशन और क्या करके दिखा दिया, रिफ्लेक्शन करके दिखा दिया। यहाँ पर अब मुझे कौन सा कंपोनेंट, हमने क्या कहा है कि वेव मेरी कहीं पे भी इंसिडेंस कर रही है, लेकिन वेव चलती तो परपेंडिकुलर ही है ना। अगर मैं पीछे वाला फॉर्मूला भी करूँ प्रूफ, जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन जहां इंसिडेंस हो रहा है, वेव अगर मेरी ऐसे भी चल रही है, ऐसे भी चल रही है, तो वेव कैसे चलेगी, परपेंडिकुलरली चलेगी। वाई वाली भी कैसे चलेगी, उसके परपेंडिकुलर चलेगी, जहां पर क्या हो रहा होगा, प्रोपोगेशन हो रहा होगा। अब जेड में नहीं हो रहा तो किसी डायरेक्शन में तो हो ही रहा है ना प्रोपोगेशन। तो भी मेरा जो ई और एच फील्ड है वो इंसिडेंस के हमेशा कैसे चलेगा, परपेंडिकुलर ही चलेगा। तो वेव अगर मैं ले रही हूं तो मैं किस तरीके से कह सकती हूँ, ऐसे कह सकती हूँ ना कि वेव का जो कंपोनेंट है वो मेरा रहेगा तो क्या, इंसिडेंस का इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा। चाहे मैं इंसिडेंस की बात करूं, रिफ्लेक्शन की बात करूं, चाहे मैं ट्रांसमिशन की बात करूं, जो ई है मेरा वो हमेशा रहेगा तो क्या, परपेंडिकुलरली। चाहे मैं इसे नीचे की तरफ, मर्जी है, नीचे की तरफ बनाओ, ऊपर की तरफ बनाओ, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये ऐसे जा रहा है ना तो इसके परपेंडिकुलर। तो ये आएंगे सारे परपेंडिकुलर ही, ट्रांसमिशन वाला भी और रिफ्लेक्शन वाला भी। देखो रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर, इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, इंसिडेंस के परपेंडिकुलर, इनकी वैल्यू क्या हो गई, ये यहाँ पर आ गई कि ये हमेशा हमारे रहेंगे क्या, परपेंडिकुलरली। और ऐसे अगर मैं इससे इसके दो फैक्टर डिवाइड करूं, इसके मैं यहाँ क्या भी कर सकती हूँ, दो फैक्टर डिवाइड भी कर सकती हूँ। तो सबके ही दो दो फैक्टर डिवाइड होंगे, अगर मुझे प्रॉपर वैल्यू लिखनी है, लेनी है, तो सबके मेरे क्या होंगे, दो फैक्टर यहाँ पर क्या होंगे, डिवाइड होंगे। कैसे,
एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक इसका, चलो मैं डॉट करके बना लेती हूँ, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ऐसे ही एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल। चलो इसे भी अभी बनाओ, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है ना ये। ठीक है, तो इसके दो दो सबके क्या बना लिए, दो दो कंपोनेंट ही होंगे। और कंपोनेंट का देखो एंगल निकालना भी सिंपल है, मुझे पता है ये एंगल थीटा है, थीटा आई, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा आई ही होगा ना। ये एंगल थीटा आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा आई ही होगा। ऐसे में ये निकाल सकती हूँ, ये थीटा टी है तो ये थीटा टी होगा, ऐसे ये थीटा आर है तो ये थीटा आर होगा। ये एंगल कितना है, 90 है, ये वाला एंगल कितना है, 90 है। ऐसे ऊपर वाला 90 माइनस थीटा आर से निकल जाएगा। तो कोई भी एंगल अब यहाँ पर हमारे क्या हो सकते हैं, फाइंड आउट करे हुए जा सकते हैं। अब बताओ किस एंगल को लिखना है, अगर हम किसी भी एंगल को लिखना चाहें तो यहाँ पर इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो ये थीटा है, नॉर्मल से इंसिडेंस का एंगल कितना है, थीटा, तो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल से इंसिडेंस का एंगल यहाँ भी मैं कितना बना सकती हूँ, थीटा बना सकती हूँ ना। नॉर्मल से इंसिडेंस ही तो चल रहा है, ये थीटा आई। ऐसे ये नॉर्मल से इंसिडेंस का थीटा आ रहा है, तो ये नॉर्मल वाली डायरेक्शन में फिर से कहीं ऊपर ले लूँ, नॉर्मल ये है, नॉर्मल, नॉर्मल से इंसिडेंस का एंगल, तो मैं यहाँ भी ऊपर भी कितना बना सकती हूँ, थीटा। कोई भी एंगल इजीली मैथ्स लगाओ यहाँ पर और निकाल सकते हो। बस मैंने एक का समझा दिया, बाकी का तुम्हें क्या करना है, अपने आप ही बनाना है। मैंने नॉर्मल लिया, नॉर्मल से थीटा आई कह दिया, ऐसे ये भी थीटा आई है। ठीक है, ये जो टोटल एंगल होता है 90 डिग्री होता है, ये कंप्लीट एंगल मेरा कितना है, 90 डिग्री है। या ये जो इससे है, ये इससे परपेंडिकुलरली तो है, इससे परपेंडिकुलर, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा आई। ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा आई ही तो होगा। अगर कोई ध्यान से देखे 90 माइनस थीटा आई, क्योंकि ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये थीटा आई है तो ये 90 माइनस थीटा आई है। ये मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए। कौन से कंपोनेंट, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन से होंगे, जो एक्स जेड डायरेक्शन में होंगे। तो एक्स जेड डायरेक्शन में देखो कौन सा है टेंजेंशियल, ये रहा ना टेंजेंशियल, एक्स जेड डायरेक्शन में ये रहा टेंजेंशियल। ऐसे ही मैं एच का निकालूंगी तो एच का कौन सा टेंजेंशियल होगा, जो वाई की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंशियल कंपोनेंट देखूंगी तो टेंजेंशियल मेरा कंपोनेंट ये रहा, अगर एक्स जेड प्लेन, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। सीधा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है। और ऐसा ही है वाई वाला, वाई का टेंजेंशियल कंपोनेंट, सॉरी एच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक का अभी पहले हम इलेक्ट्रिक वाले फील्ड की क्या बना लेते हैं, अब वैल्यूज यहाँ पर लिख लेते हैं। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट अब मैं लिख रही हूँ, फिर बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगी। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ, अलग अलग टेंजेंशियल कंपोनेंट अब मैं सबके लिख रही हूँ। पहले मैं लिखती हूँ इंसिडेंट का, इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट का देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला है ना, इंसिडेंस का टेंजेंशियल कंपोनेंट ये वाला है। तो मैं ई आई टी ना लिख के खाली ई आई ही लिख रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मुझे लगाना तो रूल बाउंड्री कंडीशन ही है, तो वहां इसे लिखना है, तो ई आई टी लिखो या ई आई लिख रही हूँ टेंजेंशियल के लिए डायरेक्ट। ई नोट मैंने अपना यहाँ पर लिख लिया। ई नोट के बाद जो मेरा फॉर्मूला है, चाहे आई नोट लिख लो, ई आई नोट, कॉस भी होता ही है। पीछे जो फॉर्मूला लिखा था उसी की हम बात कर रहे हैं कि कॉस ओमेगा टी माइनस जो यहाँ पर लिखा जाता है उसी फॉर्मूले को अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो कॉस, क्या था फॉर्मूला, ये था कॉस ओमेगा टी माइनस के टी एक्स के टी वाई के टी जेड। या फिर अगर कॉस में नहीं लिखना, हम किस में लिख सकते थे, ई की पावर माइनस जे के की पावर आर में भी यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, जो मर्जी वो वाली डेरिवेशन यहाँ पर लिख दो। किसकी टर्म में भी लिख सकते हैं, ई की पावर में भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया ई की पावर कॉस, आगे अब अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई की पावर माइनस
जे, ई की पावर माइनस जे, इतनी टर्म मैंने यहाँ पर लिख ली कि कॉस ई की पावर माइनस जे K1, और पहले का एंगल कितना है, थीटा आई है, तो मैं इसे लिख लेती हूँ कॉस थीटा आई। तो ई आई इज इक्वल्स टू ई आई नॉट कॉस थीटा आई ई की पावर, ये ना ये टर्म मैं अलग अलग यहाँ पर ऐसे लिख लेती हूँ, ये वाली टर्म कॉस की और कॉस की ये वाली टर्म, तो यहाँ ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस के, तो ई की पावर माइनस जे के। अब उस टर्म को मैं यहाँ पर कितना लिख सकती हूँ, इसे हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करना शुरू करते हैं कि हाँ हम टेंजेंशियल कंपोनेंट की वहाँ पर वैल्यू कितनी लिख सकते हैं। तो कितनी हम वहाँ वैल्यू लिख सकते हैं, अगर हम टोटल टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना चाहें तो वहाँ अब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन में और कॉस में अगर हम वहाँ पर वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स, एक्स तो आर वेक्टर की वजह से आया, एक्स मेरा कहां से आया, आर वेक्टर की वजह से आया, एक्स साइन थीटा आई प्लस, फिर आएगा वाई साइन थीटा वाई, लेकिन वाई कंपोनेंट एक्स जेड प्लेन में हमारा कितना है, 0 है, तो वाई वाला कंपोनेंट तो यहाँ 0 हो गया, फिर आएगा जेड थीटा आई, जेड हमारा डायरेक्शन की वजह से आया और कॉस थीटा आई यहाँ पर क्या हो गई, वैल्यू यहाँ पर बन गई। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू लेती हूँ तो ई के मेरे दो कंपोनेंट टूटते हैं, यहाँ पर एक ये वाला कंपोनेंट आता है, एक ये वाला कंपोनेंट आता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लेती हूँ इसकी, तो ये जो मेरा एंगल है, ये वाला कहो चाहे ये वाला कहो, यहाँ पर वैल्यू लूंगी तो मेरी कितनी आएगी, ई आई, या कॉस एंगल लो, कॉस बराबर मेरा कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है। तो कॉस एंगल मेरा कितना आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मेरा कितना है, ई आई है, तो ई आई अपॉन ये वाली टर्म आ गई मेरी यहाँ पर, ठीक है, एक्स डायरेक्शन वाली। तो एक्स डायरेक्शन वाली अगर मैं यहाँ टर्म लूंगी टेंजेंशियल वाली, तो टेंजेंशियल वाली टर्म के चक्कर में 90 माइनस थीटा मेरा कितना हो जाएगा, कॉस की टर्म में अगर मैं कॉस का फॉर्मूला लगा रही हूँ तो कॉस 90 माइनस थीटा मेरा किस में आ जाएगा, साइन थीटा में आ जाएगा। तो एक्स के साथ तो मेरी कौन सी टर्म आ गई, साइन थीटा वाली टर्म आ गई, तो ये निकल गया वैल्यू। नेक्स्ट मेरी किसकी टर्म निकल गई, अगर मैं जेड की डायरेक्शन में लगा रही हूँ, जेड की टर्म में जेड की डायरेक्शन वाला लगा रही हूँ, ये वाला, ये है ना, चाहे इधर की तरफ लो या इधर लोगे तो माइनस जेड करना पड़ेगा, इधर की तरफ लोगे यही टेंजेंशियल कंपोनेंट तो ये वाला है, इधर की तरफ लोगे तो किससे आ जाएगा, प्लस जेड से आ जाएगा। प्लस जेड अगर मैं यहाँ देखो डायरेक्ट लगाऊं, अगर यहाँ पर मैं ये चीज एंगल डायरेक्ट लगाती हूँ तो पूरा एंगल अगर यहाँ से निकाल के लाऊं तो है तो ये कॉस थीटा आई, मतलब थीटा आई, तो थीटा आई यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ हमारा क्या नहीं होगा, कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा। तो जेड के साथ हमारा कितना आ गया, कॉस थीटा आई यहाँ पर आ गया। तो ये तो हमारा किसकी वैल्यू निकल गई, ये हमारी निकल गई ई आर की वैल्यू, सॉरी ई आई की वैल्यू। ऐसे ही अगर मैं निकाल लूँ किसकी, रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन वेव या रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव की ई आर इज इक्वल्स टू ई आर नॉट कोस थीटा आर या थीटा आई ई की पावर माइनस जे के आर। रिफ्लेक्टेड भी देखो, रिफ्लेक्टेड भी वेव हमारी क्या आ रही है, बस वापस ही तो आ रही है, तो वापस आने के लिए सिर्फ जेड की, जहां जेड आएगा जेड की जगह कितना आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ जेड है ना, जेड की जगह माइनस आएगा, बाकी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, साइन थीटा आई की जगह मेरा क्या लिख लो अभी, थीटा आर, बाद में इसने उस लोग आके फॉर्मूला आगे पूरा कर सकते हैं, थीटा आर माइनस जेड कॉस थीटा आर, बस जेड की जगह क्या कर दिया यहाँ पर, माइनस कर दिया। थर्ड, ट्रांसमिशन वेव, ट्रांसमिटेड
वेव। ट्रांसमिटेड की अगर यहाँ पर बात करेंगे ईटी, तो ट्रांसमिटेड में भी क्या आएगा, सिर्फ ईटी की वैल्यू आ जाएगी और ईटी की वैल्यू लिखने के बाद बाकी मेरा सारा क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। बस ट्रांसमिटेड में ये कहाँ चली गई, दूसरी तरफ, तो रीजन में वैल्यू थोड़ी सी जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, चेंज, गामा वगैरह की, पर यहाँ भी हम गामा के टर्म में नहीं लिख रहे। टी नॉट कॉस थीटा टी ई के पावर माइनस जे के ट्रांसमिटेड एक्स साइन थीटा ट्रांसमिटेड माइनस नहीं प्लस, क्योंकि अब ये जेड आगे की तरफ डायरेक्शन में ही है, कॉस जेड की डायरेक्शन में किसी एंगल पे है तो एंगल की वजह से हमने कितना लिख दिया, जेड कॉस थीटा टी। तो ये मेरे किसकी वैल्यू आ गई, टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू आ गई, किसमें, ई की, कि अगर हमने पी ई को लिया है कि वो एक एक्सजेड प्लेन में है और किसी एंगल पे है, तो किसी एंगल पे जाने पर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या क्या निकलती है, वो क्या कर ली हमने यहाँ डायरेक्ट लिख ली। ठीक है, ई की वैल्यू यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिख चुके हैं, चाहे कोई से भी फील्ड में है, हमने हर फील्ड में ई की क्या लिख ली, यहाँ वैल्यू लिख ली। अभी हमने सिर्फ क्या लिखा है, ई आई करके लिखा है, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लिखा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट हमने क्या कर लिया, लिख लिया यहाँ पर, किसका, ई का। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बाउंड्री, सिर्फ हमने टेंजेंशियल लिखा क्योंकि अब हम पहली बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं, कौन सी, E1t इज इक्वल्स टू E2t। तो हमें सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चाहिए था, टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पर चाहिए था, तो हमने क्या करा, टेंजेंशियल कंपोनेंट की यहाँ पर वैल्यू लिख ली। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू लिखने के बाद हम यहाँ क्या भी कर सकते थे, दूसरी तरीके से भी ये वैल्यू लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टेंजेंशियल कंपोनेंट की वैल्यू एग्जैक्ट इतनी ही आएगी, तो हर कोई अगर देखेगा या अपने आप भी निकाल रहा होगा, उसकी कुछ डिफरेंट वैल्यू आ रही होगी, तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। लेकिन इन इक्वेशन को लेने का तरीका क्या है, दो अलग अलग भी है, जैसे हमने पहले भी निकाला था उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इन इक्वेशन को लिखने का हमारा क्या है, दो तरीके हैं, हमने क्या करा, सिर्फ इस वाले तरीके से यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से कॉस थीटा थीटा लिया है, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, यहाँ में क्या भी लिख सकती थी, इसे पूरा लिख सकती थी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाला, यहाँ पर cos थीटा आर माइनस साइन थीटा आर। तो कुछ कुछ जगह ये इक्वेशन क्या लिख रही होगी, पूरी लिख रही होगी, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर अभी भी इमेजनरी वाली टर्म हटाकर खाली cos cos वाली टर्म मान के चलना है। तो कुछ बुक में cos थीटा माइनस साइन थीटा करके कंप्लीट डेरिवेशन कर रखी होगी, जैसे ये e की पावर j k है ना, इसे ना लेके दूसरी तरीके से यहाँ लिखा होगा, तो वो भी यहाँ पर क्या नहीं होता, गलत नहीं होता। अब बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं यहाँ, E1t में कौन कौन सी है, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, और E2 में कौन सी है, ट्रांसमिटेड। अब ऊपर से वैल्यू लो और यहाँ पर बस क्या कर लो, इन वैल्यूज को पुट कर लो, जितनी वैल्यू हमने क्या करी थी, यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, अब हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई, क्या चीज हमें याद रखनी है कि बाउंड्री पे z बराबर कितना है, 0 है, बाउंड्री पर z बराबर कितना है, 0 है बाउंड्री पर। ठीक है, इक्वेशन क्या थी, ई आई नॉट कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा आई होता है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, कॉस थीटा आई। ठीक है, कॉस थीटा आई। अब कोई जो ये सोच रहे हैं ना कॉस थीटा आई कहाँ से आया है, ये बस डायरेक्ट याद कर लो, ये यहाँ से आया है। देखो ये वाली टर्म है ना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के वाई, तो यहाँ पर ओमेगा टी माइनस बी जेड आता है, यहाँ पर वाई वाली टर्म 0 हो जाती है एक्स जेड प्लेन पे, तो बस के आई एक्स माइनस के आई जेड यहाँ पर बचता है। तो के आई एक्स माइनस के आई जेड तो हम वहाँ पे लिख ही रहे हैं, तो वो तो कॉस के टर्म में हो गया। और हमारा एक एंगल आता है कि ये एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में कॉस लिखा जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा आई आता है, साइन थीटा आई वाली टर्म वाई के साथ जाती है, तो वो टर्म भी यहाँ पर क्या हो जाती है, 0। या जो वाई की डायरेक्शन में जो एंगल होता है, वाई के डायरेक्शन वाला एंगल हमारा यहाँ पर कितना निकलता है, वाई के डायरेक्शन वाला एंगल हमारा प्लेन में निकलता है। चलो पैरेलल और परपेंडिकुलर में देखना, यहाँ पर हम वो उतनी सारी चीजें डीप में नहीं जाते हैं, सिर्फ यहीं तक ही देखते हैं। कॉस थीटा आई ई की पावर माइनस जे के
माइनस जे के आई एक्स साइन थीटा आई। जेड कंपोनेंट बाउंड्री पे जेड कितना है, 0 है, तो मैं डायरेक्ट जेड 0 रख के ही चल रही हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा लिखना क्या हो जाएगा यहाँ पर कम। ई आर नॉट कॉस थीटा आर इज इक्वल्स टू ई टी नॉट कॉस थीटा टी नॉट ई की पावर ये ई की पावर के साथ है, अभी दोबारा करेक्ट करके लिखूंगी एक्स साइन थीटा टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लिखा, अपने टेंजेंशियल कंपोनेंट की यहाँ क्या लिख ली, वैल्यू लिख ली। जेड बराबर यहाँ पर कितना लिख दिया, 0। तो इस चीज को सब याद रखना कि जेड बराबर हम क्या लिखते हुए चल रहे हैं, यहाँ पर 0 लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये केस हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बन गया। अब यहाँ क्या करो, मानो कि जो ई आई नोट है और ये जो थीटा आई थीटा आर थीटा टी नॉट की कॉस की वैल्यू आएगी, इन सबको हम यहाँ क्या एज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। किसको, ये जो कॉस थीटा आई है, कॉस थीटा आर है, कॉस थीटा टी है, इन सबको हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेते हैं, कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। तब हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या करती है, एक्स के लिए सेटिस्फाई करती है। एज्यूम ई आई नॉट ई आर नॉट ई टी नॉट एंड cos theta I cos theta R and cos theta T is constant। ठीक है, इसे हमने क्या एज्यूम कर लिया, कांस्टेंट एज्यूम कर लिया। तो कांस्टेंट क्या मान लो, कोई के यहाँ पर क्या मान लेते हैं, हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू हमने कांस्टेंट मान ली, इसकी वैल्यू, तो हमारी टर्म क्या बची, ये वाली टर्म बची के। यहाँ पर हमने क्या टर्म मान ली, कोई भी एक कांस्टेंट के यहाँ पर मान लिया। तो के जब यहाँ पर कांस्टेंट बची तो यहाँ हमारा कितना आ गया, ई की पावर माइनस जे के आई की वैल्यू भी हमने क्या मान लेते हैं, अगर कोई फिक्स वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं तो इस पूरे को तो k1 मान लो, इनटू क्या बचेगा, साइन थीटा आई। क्या बचेगा, k1 साइन थीटा आई। यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं कि ये सारी चीजें अगर हमारी क्या है, कांस्टेंट है, उस कंडीशन में जो हमारा k1 बराबर है, k1 बराबर हमने कितना मान लिया कि k1 बराबर यहाँ पर हमारा साइन 1 थीटा 1 k2 साइन थीटा आर k3 टी के बराबर होता है। यही हमारी क्या है, बाउंड्री कंडीशन से रूल निकल के आया। ये हमारा किस में भी होता है, स्नेल्स लॉ जो हम वहां पर पढ़ते हैं वहां भी हमारा यही निकल के आता है ना। तो यहाँ हम क्या मान सकते हैं, किसी भी दो को एक एक करके क्या रख लो, इक्वल रख लो। किसी भी दो को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक एक करके इक्वल लिख सकते हैं कि हमने k1 इस वाले को मान लिया, इसे k2 मान लिया, इसे k3 मान लिया। अगर हमारे k1 k2 k3 भी यहाँ पर क्या है, अगर इक्वल है, अगर हमारे k1 k2 k3 भी यहाँ पर क्या है, अगर इक्वल। अच्छा, एक ही मीडियम क्या है, यहाँ पर क्या है, जे के, ये वाला मीडियम सेम है ना, तो इस वाले मीडियम को तो हम कितना बोल सकते हैं, k1 सेम ही बोल सकते हैं, इसे 2 भी बोल लो। ये सेम मीडियम के है तो यहाँ कांस्टेंट भी हमारे क्या है, सारे कांस्टेंट बराबर हैं। तो शुरू की दो को लेकर, सो k1
साइन थीटा आई बराबर कितना है K1 साइन थीटा आर है। इसलिए ये हमारा कौन सा होता है, स्नेल्स लॉ। तो ये हमारा कौन सा निकल के आ गया, स्नेल लॉ जो हम पढ़ते हैं वो यहाँ पर निकल के आ गया। तो स्नेल्स लॉ पढ़ लिया यहाँ पर, एंड K1 साइन थीटा आई इज इक्वल्स टू K2 साइन थीटा 2। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने एक सेकंड रूल पढ़ लिया रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का। तो ये दो लॉ हमने यहाँ पर क्या कर लिया, स्टडी कर लिए। एक स्नेल्स लॉ हमने यहाँ पर देखा और एक हमने क्या देख लिया, सेकंड लॉ यहाँ पर देख लिया। इसे लिख लो, ये स्नेल्स लॉ देख लिया और यहाँ लिख लो एंगल ऑफ, ये दोनों ही लॉ है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे इस तरीके से ही जाना जाता है, रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा किसकी तरह यहाँ वर्क कर रहा है, लाइट की स्पीड की तरह, वो भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो ये चीज यहाँ पर निकल के आ गई, थीटा आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, थीटा आर। तो बाउंड्री कंडीशन वो वाली यूज करी और हमारा निकल के कौन सी बाउंड्री कंडीशन आ गई, वो बाउंड्री कंडीशन जो कि हम किस में यूज करते हैं, साउंड में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम यूज करते हैं, वो हमारा यहाँ पर निकल के आ गया। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, जो हमारी किस में होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किस में पढ़ा था, साउंड में पढ़ा था ना, वो भी हमारे यहाँ पे काम आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता था, ईटा। वो हमारा क्या होता था, लाइट में कितनी साउंड की स्पीड है और किसी मीडियम में कितनी स्पीड है, उसका जो हमारा रेशियो होता था वो हमारा क्या होता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है कि लाइट में कितनी वेलोसिटी है उसकी, ऐसे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम। किसी मीडियम में उसकी कितनी वेलोसिटी है, उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, ईटा होता है। तो अगर यहाँ भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश करें तो यहाँ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ईटा इज इक्वल्स टू एन लिखना, एन, ईटा मत लिखना, ईटा क्योंकि हम एक टर्म यूज कर चुके हैं। एन इज इक्वल्स टू सी अपॉन V1, ठीक है। सी हमारी क्या है, लाइट की स्पीड है, कि हमारी लाइट की स्पीड यहाँ पर कितनी है। तो लाइट की स्पीड तो हम क्या कर सकते हैं, अभी उतनी ही लिख सकते हैं, जो लाइट की स्पीड है वो हम क्या करें, अगर उतनी ही यहाँ पर लिख दें, तो लाइट की स्पीड हम उतनी ही यहाँ पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। बस हमें हम यहाँ निकालनी किसकी है, V1 की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। जो V1 की हमारी वैल्यू निकल के आई है, V1 की हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हमने लॉसलेस मीडियम माना है। लॉसलेस मीडियम मतलब सिग्मा बराबर 0 और अल्फा बराबर 0। तो सिग्मा और अल्फा बराबर 0 में जो V की वैल्यू निकलती है, V बराबर मेरा होता क्या है, अगर कोई ढंग से देखे तो V बराबर एन लैम्डा ही तो होता है। एन लैम्डा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ये फ्रीक्वेंसी वाला लैम्डा है। एन लैम्डा ही तो होता है मेरा V बराबर। तो F बराबर की अगर मैं वैल्यू निकालूं या ये वैल्यू निकालूं तो B बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा। B बराबर मेरा क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी की डायरेक्ट कितनी वैल्यू लिख सकती हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू जो मेरी होती है 1 अपॉन
पहले मीडियम की है तो 1 1 लिख दो, दूसरे मीडियम की होगी तो 2 2 लिख देंगे। V1 बराबर इतना ही तो होता है, तो मेरी कितनी निकल के आ गई C। ठीक है, ये मेरी क्या आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, सॉरी वेलोसिटी लिख दी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमने क्या लिख दी, वैल्यू लिख दी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है। तो अगर ये पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये पहले मीडियम का हो गया। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम का मीडियम 1, मीडियम 2, दूसरे मीडियम का C/V2, C√μ2/2। तो यहाँ हमने क्या निकाल दिया, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ स्नेल्स लॉ से इसे लिखना चाहूँ, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाकर इसे और एक तरीके से लिखना चाहूँ, मतलब हम स्नेल्स लॉ को और किस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये प्रॉपर EM वेव वाला स्नेल्स लॉ हम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इसे स्नेल्स लॉ से लिखूं, ये यहाँ पर है और कितना है K2/K1। ये हमने कहाँ लिखा था, ऊपर स्नेल्स लॉ में यहाँ पर हमने लिख लिया कि sin थीटा I इजिकल्स टू sin थीटा D इजिकल्स टू K2/K1 हमारा यहाँ पर होता है। और यहाँ से मैंने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर वैल्यू देखी, यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू देखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, ये जो C है ये भी तो कांस्टेंट ही है, ये जो K2 की वैल्यू निकल रही है इतनी तो निकल रही है, तो हम यहाँ पर इसे कितना भी लिख सकते हैं, ये जो K2/K1 है, यहाँ हम ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया यहाँ से हम कितनी वैल्यू इसकी लिख सकते हैं, यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं μ2 E2/μ1 C क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा एक और तरीका हो गया किसको, इसको लिखने का। और ये हमारा क्या होता है, C की टर्म में हमने वैल्यू लिख ली, K2/K1 ये होता है C की टर्म में। यहाँ हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट C ही मान लिया, इसलिए C से C यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट को यहाँ C1 C2 मान के भी क्या कर सकते थे, चल सकते थे, जिससे हमारा ये कितना आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये μ2 वाली टर्म है, μ2 प्रोपोर्शनल है n2 के और μ1 प्रोपोर्शनल है n1 के। तो ये प्रॉपर स्नेल्स लॉ आ गया, जो हम किस में पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना साउंड वाले चैप्टर में फिजिक्स में, साइन थीटा थीटा टी। तो ये एक और तरीका है स्नेल्स लॉ का यहाँ पर लिखने का, मेन यही वाला होता है, वो हमने के की टर्म में करा था, के की टर्म से अब हम ये ने किसमें कर लिया, इसे प्रॉपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में कर लिया। तो जरूरी भी नहीं है ये सॉल्व करो, बस ये चीजें कहीं कहीं पे डायरेक्ट लिखने के काम आएंगी, जो आगे हम क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशंस पढ़ेंगे। तो उन डेरिवेशन में इन्हें हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, इसलिए मैंने ये वाला लॉ भी क्या कर दिया, यहाँ पर बता दिया। ये कैसे लिखा जाता है, ये इस तरीके से लिखा जाता है, मैंने K1 K2 कैसे लिख लिया ये सोच रहे होंगे। N1 बराबर होता है C/K1/K और ये होता है K2/V2। इस तरीके से इसकी क्या लिखी जाती है, वैल्यू लिखी जाती है। इसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं, या इसे पूरे को एक करके क्या लिख लेते हैं, यहाँ C की वैल्यू में लिख लेते हैं। जब ये नीचे लेकिन लिखा जाता है तो यहाँ K1 की क्या लिख लेते हैं, वैल्यू की टर्म में लिख लेते हैं कि हाँ K1 बराबर क्या होता है इतना, और इस तरीके से इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टर्म हमारी क्या मानी जाती है, K के रूप में मानी जाती है।
तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। तो और बस इसमें हमें क्या करना है, इतना ही देखना है। ये अभी सिर्फ हमने क्या लिखी है, इक्वेशन। अभी यहाँ ऑब्लिक इंसिडेंस खत्म नहीं है। ऑब्लिक इंसिडेंस में हमें क्या पढ़ना है, पैरेलल इंसिडेंस और परपेंडिकुलर इंसिडेंस, तब जाके हमारा ऑब्लिक इंसिडेंस क्या होगा, खत्म होगा। और इसके बाद हमारा ट्रांसमिशन लाइन और स्मिथ चार्ट, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो आगे आने वाले 2-3 लेक्चर में हमारा क्या हो जाएगा, 3 लेक्चर शायद लगेंगे, ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ये यूनिट हमारी क्या होती है, काफी बड़ी होती है। देखो ये वाली टर्म थी कॉस थीटा वाली, इसे हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक तरीके से और लिख के दिखाएंगे। ये वाली जो टर्म है ना, यहाँ कॉस थीटा के साथ साइन थीटा करके भी इक्वेशन लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसे एक तरीके से और बस एक लाइन में लिखेंगे, ज्यादा इस पे रिसर्च नहीं करेंगे, बस एक तरीके से इस इक्वेशन को और यहाँ पर क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। फिर हमारी मर्जी है आगे पैरेलल में, चाहे हम इस वाले मेथड से आगे इक्वेशन लिखें, चाहे दूसरे वाले मेथड से लिखें, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम जैसे हमने पहले भी करा था, 2 तरीके से इक्वेशन लिख के अल्फा बीटा से हमने लॉसलेस वाली कंडीशन सॉल्व करी थी। ऐसे यहाँ होता है कि हम दोनों तरीके से कैसे कर सकते हैं, एंड में निकल के एक ही चीज आती है, तो इसलिए उसका क्या नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलो फिर इस लेक्चर को इस टॉपिक के साथ हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।